सबसे पहले अकाउंटेंसी के अंदर क्या आता है, अकाउंटिंग, लेखांकन। क्या आता है, लेखांकन। लेखांकन सबसे पहले होता क्या है, लेखांकन क्या होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी लेन देन वगैरह होते हैं, उन लेन देनों का लेखा जोखा करना लेखांकन कहलाता है। अब बात आती है लेखांकन की। सबसे पहले कि हमें लेखांकन क्यों करना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, इसकी नीड ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की आवश्यकता। कि लेन देन की लेखांकन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। बेटा, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे लेन देन होते हैं, ठीक है। उन लेन देनों के बारे में हम बिजनेस के अंदर क्या जानना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें जब जो बिज़नेस करने लग रहे हैं उस बिज़नेस के अंदर साल जब ख़त्म होता है, एंड होता है साल का, तो साल के अंत में हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या उसने बिजनेस में किस व्यक्ति को कितना रुपया लेना है, कितना रुपया देना है, इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान कब प्राप्त होगा, कहाँ से प्राप्त होगी, जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है बेटा, अकाउंटिंग से प्राप्त होती है, लेखांकन से। यदि बिजनेस के अंदर जितने भी वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं, जब हम उन लेन देनों का कंटिन्यू क्या करते हैं, उनका लेखा जोखा करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, तो हमें उनके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त हो जाती है कि हमने किस व्यक्ति को कितना रुपया देना है, किस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है, व्यवसाय अब प्रॉफिट कमा रहा है या व्यवसाय को लॉस हो रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसके लेखांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन का पूर्ण एवं नियमानुसार लेखा करने से व्यवसाय जान सकता है, और क्या जान सकते हैं हम, कि हमने बिजनेस के अंदर कितना माल क्रय किया है, कितना माल विक्रय किया है, उसके कुल कितने व्यय हुए हैं, कुल कितनी आय हुई है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, लेखांकन, अकाउंटिंग के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसके अलावा हम व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, इसके बारे में प्राप्त कर सकता है, आर्थिक स्थिति के बारे में। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें इसके द्वारा ही पता चलता है कि साल के अंत में हमारे पास बिजनेस के अंदर कितनी पूंजी हमने बिजनेस के अंदर लगा रखी है, और लगाई थी साल की शुरुआत में, और साल के अंत में हमारे पास कितनी पूंजी है, व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां, एसेट्स हैं, और व्यवसाय ने किस व्यक्ति से कितना रुपया लेना है, किस व्यक्ति कितना रुपया, मतलब उसके डेटर्स बोलते हैं जिन्हें हम क्रेडिटर्स, लेनदार, देनदार होते हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी इसी के द्वारा प्राप्त होती है। इसके अलावा जो टैक्स हम पे करते हैं, टैक्स के अंदर क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करने के लिए भी हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, लेखांकन की आवश्यकता होती है। यदि आपसे कोई झगड़ा हो जाए या कुछ और हो जाए, यदि हमें कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारे पास प्रमाण के रूप में भी, यदि हमने सब कुछ लेखा जोखा कर रखा है, तो प्रमाण के रूप में हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल रहती है। तो इसलिए भी हमें क्या होती है, लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। आज का जो युग है बेटा, वो उसके अंदर लेखांकन का महत्व दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सूचना हमें, क्योंकि हमें जो सूचना प्राप्त होती है वो किसके द्वारा प्राप्त होती है, कि लेखांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। और उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, कि जो हम गुड्स बनाने लग रहे हैं, गुड्स माल जिसे कहते हैं, जो हम माल बनाने लग रहे हैं, उस माल की लागत क्या है, वह ठीक है या नहीं है, इस लागत को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यदि हमने नियमानुसार पूर्ण रूप से सही, यदि हमने लेखा जोखा हमने अपनी पुस्तकों के अंदर कर रखा है, तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, लेखांकन की। अब बात आती है कि लेखांकन वास्तव में होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं।
मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ क्या है? लेखांकन क्या है? लेखांकन है एक कला। लेखांकन एक कला है। कला क्या होती है? आर्ट। भाई लेखांकन एक कला है। सबसे पहले हम आपको इसी के बारे में बताते हैं कि ये लेखांकन कला क्यों है। कला वास्तव में कला क्या होती है? किसी भी कार्य को करना, कि हम उस कार्य को करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, वो हमारी क्या है? कला है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं कि एक व्यक्ति जब छलांग लगाता है तो वह कितनी लंबी छलांग लगा सकता है, तो लंबी छलांग लगाने की उसकी क्या है? एक कला है। उसी प्रकार जो हम लेखा जोखा हम जो करते हैं, उस लेखा जोखा को नियमों के अनुसार करना, उनका सही तरीके से, इस प्रकार से उनका लेखा जोखा करना सही तरीके से, और इस प्रकार से लेखा जोखा करना कि जो जिस उद्देश्य के लिए हम क्या करने लग रहे हैं, लेखा जोखा करने लग रहे हैं, उसको वो उद्देश्य हमारा क्या उसके पूरा उसके। तो ये भी क्या है कि सबकी समझ में भी आ जाए और सबको सूचना भी उसके द्वारा क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। तो ये इस काम को इस तरीके से करना, लेखा जोखा इस तरीके से करना, ये क्या है? एक कला है। इसलिए क्या कहा गया है? लेखांकन क्या है? एक कला है, जिसके द्वारा वित्तीय प्रकृति के लेन देन। अब बात आती है कि वित्तीय प्रकृति क्या होती है। वित्तीय किस शब्द से बना है? वित्त शब्द से बना। वित्त का मतलब हमारा क्या होता है? धन। वित्त का मतलब क्या करता है? वित्त का मतलब क्या होता है? हमारा धन की मुद्रा के रूप में मापना। वित्त मतलब धन क्या होती है? मुद्रा। कि हमने किन लेन देनों को लिखना है जिनको हम किसके अंदर माप सकते हैं? मुद्रा के अंदर माप सकते हैं। तो वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का मुद्रा के रूप में लिखना। कि जिन लेन देनों को हम मुद्रा के अंदर माप सकते हैं, जो धन से संबंधित जो लेन देन है वो जो हम लिखते हैं, और उनको क्या कर सकते हैं? मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, उन मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं? मुद्रा के रूप में लिखते हैं तथा उन्हें महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करना। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये जो लेन देन है वो वित्तीय प्रकृति का है कि नहीं है। फिर उसको यदि वो वित्तीय प्रकृति का है तो फिर उसको क्या करना? मुद्रा के रूप में लिखना। मुद्रा के रूप में लिखने के पश्चात हम क्या करते हैं? उन लेन देनों को महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करना तथा उनसे निष्कर्ष प्राप्त करना। ये क्या है? हमारी अकाउंटिंग। मतलब महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करना। वर्गीकृत क्या होता है? सबसे पहले वर्गीकृत क्लासिफिकेशन, जिसे कि हम बोलते हैं क्लासिफिकेशंस, क्लासिफाइड करना, उसको अलग अलग वर्गों के अंदर क्या करना? बांटना। एक जैसे लेन देन है उनको एक जगह पर लिखना, दूसरे तरीके के जो लेन देन है उनको अलग जगह पर लिखना, ही क्या कहलाता है? वर्गीकृत करना। जैसे हम बिजनेस के अंदर बहुत सारे लेन देन होते हैं। जैसे हम माल को क्रय करते हैं तो जितने भी क्रय किए उनको एक जगह पर लिखना, जितने हमने विक्रय किए हैं उन विक्रय को हमने क्या करना है? दूसरी जगह पर लिखना। तो उनको इस प्रकार से अलग अलग प्रकृति के लेन देन को अलग अलग
लिखना, वर्गीकृत करना तथा उनसे निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष किस प्रकार निकाल जाते हैं? पहले तो हमने उनको अलग अलग लिख दिया कि इतने क्रय किए, इतने विक्रय किए, फिर उनको एक साथ लिख करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट इसके अंदर बनाई जाती है, जिनके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? व्यवसाय के अंदर कुल कितना शुद्ध लाभ कितना हुआ है, शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि कितनी हुई है, व्यवसाय के लेनदार कितने हैं, व्यवसाय के लेनदार कितने हैं। इन सब चीजों की जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? निष्कर्ष प्राप्त करना ही हमारी क्या कहलाते हैं? लेखांकन कहलाता है। अब बात आती है लेखांकन की परिभाषा हमने यहाँ करनी, इसके अर्थ के बारे में हमने समझ लिया। लेखांकन क्या होता है? लेखांकन एक कला है जिसके द्वारा वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का। अब बात आती है वित्तीय प्रकृति के बारे, फिर बता देता हूँ वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का। तो वित्तीय प्रकृति के लेन देन कौन से होते हैं? वित्तीय प्रकृति के लेन देन ऐसे होते हैं कि जिनको हम धन के अंदर माप सकते हैं। जैसे भाई हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा, माल को बेचा तो माल हमारे पास से गया और उसके बदले में हमारे पास क्या आया है? धन आया है। तो ये क्या है? वित्तीय प्रकृति का है। तो उसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं हमने माल कितने का क्रय किया था, हमने कितने का बेचा, तो ये वित्तीय प्रकृति का है। लेकिन भाई वित्तीय कौन से लेन देन वित्तीय प्रकृति के नहीं होते? जैसे भाई एक अनुभवी हमारे पास स्टाफ था, तो अनुभवी स्टाफ उसको छोड़कर चला गया, उस बिजनेस को छोड़ करके चला गया है। उसको जाने के कारण उसकी जगह हम दूसरा स्टाफ लेके आए, उसको उस जितना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके कारण बिजनेस को जो लॉस हो रहा है, क्या जो लॉस हो रहा है, क्या हम उस लॉस को ज्ञात कर सकते हैं? बता सकते हैं कि उसके जाने से हमें इतने रुपए का लॉस हुआ है? नहीं, इस चीज को हम क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। तो वो हमारा क्या नहीं है? वित्तीय प्रकृति का लेन देन नहीं है। फिर तो वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं उनको मुद्रा के रूप में लिखना। मुद्रा के रूप में लिखना मतलब कि क्या है? जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? 50,000 रुपए हैं, 5 ट्रक हैं, 10 ट्रैक्टर हैं, ऐसे क्या इनको मुद्रा के रूप में लिख सकते हैं? नहीं भाई। क्या हमारे पास क्या संपत्ति? हमारे पास संपत्तियां कितनी है भाई? हम कहेंगे हमारे पास 50,000 रुपए हैं, 5 ट्रैक्टर हैं, 5 ट्रक हैं, 10 ट्रैक्टर हैं। तो क्या ये एक मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि हम इसको कैसे लिखेंगे कि 50,000 रुपए हमारे पास क्या है? कैश है। 5 ट्रक की कीमत है वो है 50 लाख। तो 50 लाख रुपए के हमारे पास क्या है? ट्रक हैं। 10 ट्रैक्टर हैं, उनकी कीमत है 40 लाख। तो जब हम पुस्तकों के अंदर जब इनका लेखा जोखा करते हैं तो वहां पर हम ट्रक, 5 ट्रक, 10 ट्रैक्टर नहीं लिखते। हम वहां पर क्या लिखते हैं? 50 लाख रुपए के हमारे पास ट्रक हैं, 40 लाख रुपए के हमारे पास ट्रैक्टर हैं। तो उनको क्या करना? मुद्रा के रूप में लिखना। किसके अंदर लिखना? मुद्रा के रूप में लिखना। फिर उनसे महत्वपूर्ण तरीके से वर्गीकृत करना, उनको अलग अलग, जैसे इसके लिए अलग अलग वर्गीकृत करना मैंने बताया था कि हमने क्या क्रय किया है, जितने भी हमारे क्रय करना पर्चे जितने भी हम एक स्थान पर लिखते हैं, जितना भी हम क्या करते हैं? विक्रय करते हैं, उस विक्रय को क्या करते हैं? अलग लिखते हैं। तो उनको अलग अलग क्या करते हैं? उनको वर्गों में बांट लेते हैं। फिर उनसे क्या करना? निष्कर्ष निकालना कि हमने हमारे पास व्यवसाय के पास शुरुआत में इतनी पूंजी थी, साल के अंत में कितनी पूंजी है, उसकी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग लेखांकन कहलाती है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन की विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन की विशेषता है। अब हम बढ़ते बेटा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम लेखांकन, जो हमने इसकी परिभाषा
हमने अभी इसकी परिभाषा जो जानी थी, इसका अर्थ जो जाना था, उसके अंदर की सारी विशेषताएं जुटी हुई हैं। यदि आपको विशेषताएं सारी की सारी लर्न हो जाती हैं तो उससे आपको इसकी परिभाषा याद करने में भी क्या होती है, आसानी होती है। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी। कला, आर्ट और साइंस की अकाउंटिंग एज एन आर्ट एज एन साइंस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेखांकन। आर्ट कैसे है, कला है, वो किस, लेखांकन जो कला है वो किस प्रकार है। इस कला के बारे में मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार फिर बता देता हूं बेटा। कला वास्तव में क्या होती है कि कला होती है जो हमारे पास, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को प्राप्त करना। मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य को क्या करना बेटा, प्राप्त करना। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, तो क्या कहलाती है, आर्ट कहलाती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एक एग्जांपल लिया था कि एक जो व्यक्ति है वो 6 मीटर कूद सकता है, तो 6 मीटर कूदने की क्या है, उसका उद्देश्य क्या है कि 6 मीटर कूदना, और फिर वो उस उद्देश्य क्या कर लेता है बेटा, प्राप्त कर लेता है। हर व्यक्ति तो 6 मीटर नहीं कूद सकता, तो कहता है कि उसको उस उद्देश्य को पूरा करना, क्या करना, उस उद्देश्य को पूरा करना, ये उसकी क्या है, एक कला है। तो उसी प्रकार लेखांकन भी क्या है बेटा, एक कला है। लेखांकन कला कैसे है, लेखांकन कला इस प्रकार है बेटा कि जो हम जितने भी लेन देन होते हैं उनको इस प्रकार से लिखना, क्या करना, उनको इस प्रकार से लिखना कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है व्यवसाय में शुभ लाभ हानि ज्ञात करना, इसके डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो उन सबको जानकारी उचित रूप से मिल सके, इस प्रकार लेखा जोखा करना कि वो सबकी समझ में आ जाए और हमें भी उससे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम लेखांकन करने लग रहे हैं उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये क्या है, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, लेखांकन क्या है, कि कला है। अब बात आती है साइंस, विज्ञान। साइंस क्या होती है, साइंस क्या हो बेटा, कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है, ज्ञान की कोई संचित शाखा, ज्ञान की संचित शाखा जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित हो। जो निश्चित सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है, वो क्या कहलाती है बेटा, विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है, विज्ञान, साइंस कहलाती है। जैसे आपने साइंस के अंदर बहुत सारे नियम पढ़े हैं कि जैसे ही हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर थोड़ी देर ऊपर जाने के पश्चात क्या होती है, बॉल वापस नीचे ही आती है। ये साइंस के क्या है, एक सिद्धांत है कि हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो क्या आएगी, वो नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ न्यूटन और दूसरे भी नियम है, साइंस के कुछ अपने नियम है, ओम का नियम है, तो कहता है उन्हीं के मतलब कि जब हम वैसी कार्रवाई करते हैं तो हमारे पास उन नियमों के आधार पर यही कार्रवाई हमारे सामने होती है, तो वो क्या कहलाती है, साइंस। उसी प्रकार अब बात आती है लेखांकन, जो अकाउंटिंग है वो साइंस कैसे है, क्या है, जो हमारी अकाउंटिंग है वो साइंस कैसे है। भाई अकाउंटिंग भी क्या है, ज्ञान की एक संचित शाखा है। जिस प्रकार साइंस के अपने कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार लेखांकन के लिए अपने क्या होते हैं, कुछ ना कुछ नियम होते हैं। इसकी कुछ परिपाटियां हैं और इसके कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्या है, सिद्धांत और परिपाटियां हैं, सिद्धांत और परिपाटियां हैं। सिद्धांत और परिपाटी बेटा जब हम नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास इसके सारे सिद्धांत भी बताए गए हैं और इसकी कौन कौन सी परिपाटियां हैं लेखांकन की, उन सभी के बारे में हमें चैप्टर 3 के अंदर सब कुछ अच्छे प्रकार से
दिया गया है, तो वहां पर हम इनको खोल करके बताते हैं कौन कौन से सिद्धांत और इसकी परिपाटियां। तो जिस प्रकार साइंस के नियम है ना कि बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, उसी प्रकार इसके भी कुछ सिद्धांत हैं और कुछ इसकी परिपाटियां हैं जिनके आधार पर क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो क्या है कि विज्ञान भी है। इसकी नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना। बेटा वित्तीय प्रकृति, जैसे मैंने इसकी परिभाषा के अंदर भी आपको बताया था कि वित्तीय प्रकृति के लेन देन कौन से होते हैं, कि वित्तीय प्रकृति के लेन देन वो लेन देन होते हैं जिनको हम पुस्तकों में लिख सकते हैं, उनके द्वारा हम उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपका एग्जाम्पल दिया था कि यदि स्कूल के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा स्टाफ है जो जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो उसका उन बच्चों को उसकी पढ़ाया हुआ भी क्या है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यदि वो टीचर उस स्कूल को छोड़ देता है, उसकी जगह पर यदि हम कोई नया स्टाफ लेके आते हैं तो उस नए स्टाफ से बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उसके द्वारा बच्चों के संतुष्ट न होने के कारण बच्चों का वास्तव में कितना नुकसान हुआ, क्या हम उस नुकसान को माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो हम क्या कहेंगे स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर क्या हुआ, लॉस तो हुआ स्कूल के अंदर, तो क्या हम लिख सकते हैं कि अनुभवी स्टाफ के जाने से हमें इतने रुपए का लॉस हुआ? नहीं लिख सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लेखांकन किया जाता है, लेखांकन के अंदर केवल जो वित्तीय प्रकृति के जो हमारे लेन देन होते हैं उन्हीं का क्या किया जाता है बेटा, लेखा जोखा किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है मुद्रा के रूप में लेखा करना। तीसरा हमारा क्या आता है, मुद्रा के रूप में लेखा करना, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई जब कहता है, जब हम पुस्तकों के अंदर जो हम लेखा जोखा करते हैं बेटा, पुस्तकों के अंदर हम क्या करते हैं, जो लेखा जोखा करते हैं वो किस चीज का लेखा करते हैं, सिर्फ मुद्रा के रूप में लिखते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। यदि कोई आपसे पूछता है आपके पास क्या है, आप क्या कहोगे, हमारे पास एक घर के अंदर क्या है भाई, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, आपके पास क्या है, जमीन है, आपके पास मकान है। क्या आप उसको हम क्या ये लिखोगे, हमारे पास फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन, मकान है, तो उससे आप क्या निष्कर्ष, क्या आप उसको माप, कोई कहेगा कि भाई फ्रिज कितने का है, कूलर कितने का, तो मतलब कि हमने वहां पर जब लेखा, पुस्तकों के अंदर जब हम लेखा करेंगे तो हमने वहां पे क्या लिखना है, जो फ्रिज है बेटा वो हमारा फ्रिज है 10,000 का है, कूलर है हमारा वो 10,000 का है, वॉशिंग मशीन है वो हमारी 8,000 की है, हमारे पास जो जमीन है वो हमारी 10 लाख रुपए की है, मकान है वो हमारा 5 लाख रुपए का है। तो इस प्रकार जब हम पुस्तकों के अंदर जो लेखा जोखा करते हैं तो हमने ये लिखना कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मकान इतना है हमारे पास, नहीं हम क्या लिखेंगे, हमारे पास तो फ्रिज है 10,000 का है, कूलर है वो 10,000 का है, वॉशिंग मशीन है वो इतने की है, जो जमीन है हमारे पास लैंड से बोलते हैं वो हमारे पास 10 लाख रुपीज की है, हाउस है वो हमारा 5 लाख रुपीज का है। तो इस प्रकार हमने उनको क्या करना, जब हम पुस्तकों के अंदर लेखा जोखा करेंगे तो हमने उसको किसके रूप में लिखना है, मुद्रा के रूप में लिखना है। आगे बात आती है कि वर्गीकरण करना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन मतलब कि वर्गीकरण करना भाई। बिजनेस बेटा बहुत प्रकार के होते हैं, कोई छोटा बिजनेस होता है, कोई बड़ा बिजनेस होता है भाई। जितना बड़ा बिजनेस होता है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, टाटा की किसी कंपनी को ले लेते हैं तो बेटा उसके अंदर कितने लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं। यदि उसकी परचेज देखी जाए तो परचेज ही बहुत एक दिन के अंदर बहुत सारी होती हैं, सेल्स है वो भी बहुत सारी होती है उनकी, ठीक है। वो उधार माल भी बहुत ज़्यादा बेचते हैं और तो उनके जो क्रेडिटर हैं वो भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, जो उनके डेटर्स हैं वो भी उनके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहता है वर्गीकरण करना। यदि हम क्या करते हैं, जब हम लेन देन लेखा जोखा करते हैं तो सबसे पहले हम उसको लेखा जोखा किसके अंदर करते हैं, जर्नल के अंदर। किसके अंदर करते हैं, जब भी कोई लेन देन बिजनेस के अंदर कोई लेन देन हुआ तो हम उसको किसके अंदर लिखते हैं बेटा, जब जहां जिन पुस्तकों के अंदर से सबसे पहले लिखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, जर्नल कहा जाता है। यदि बिजनेस छोटा है तो सीधा हम उसकी एंट्री कहां पर कर देते हैं, जर्नल के अंदर। लेकिन यदि हमारा बिजनेस क्या है, ज्यादा बड़ा है तो वहां पर इसकी जर्नल की क्या होती है, सहायक पुस्तकें होती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो कहता है यदि हमारा बिजनेस बड़ा है तो हम अलग अलग हमारी क्या होती है, पुस्तकें होती है, तो हम उनको वर्गीकरण वहीं से उनका क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जिस बिजनेस के अंदर कोई भी लेन देन हुआ, यदि हमने क्या किया, परचेज किया तो हम उसको कहां पर लेके जाएंगे, सीधा परचेज बुक के अंदर लिख देते हैं। यदि हमने क्या किया, हम माल को सेल किया, सेल्स किया तो हम उसको किसके अंदर लिख देंगे, सेल्स बुक के अंदर लिख देते हैं। यदि हमने जो माल खरीदा था और हमने वो वापस कर दिया है तो उसको हम किसके अंदर, परचेज रिटर्न बुक के अंदर लिख देंगे। यदि हमने जो माल बेचा है तो बेचा हुआ माल वापस हमारे पास फिर आएगा, तो बेचा हुआ माल हमारे पास फिर वापस आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न बुक कहा जाता है। तो कहता है जब हम इनका लेखा जोखा करते हैं तो इनको क्या कर देते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गों में बांट देते हैं कि परचेज को परचेज बुक में लिखना, सेल्स को सेल्स बुक में लिखना, जो हमारे पास ये परचेज रिटर्न है उसको परचेज रिटर्न बुक में लिखना और सेल्स रिटर्न उसको क्या करना, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर क्या करना, लिखना। तो ये इनको क्या करते हैं, हम अलग अलग वर्गों के अंदर बांट देते हैं। उसके बाद आता है हमारा सारांश तैयार करना। सारांश तैयार करना मतलब कि समराइजिंग करना, जिसके अंदर जब हमने वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनको इस प्रकार से सारांश तैयार करना, समराइज करना, उनको क्या करना, समराइज। हमने उनको इस प्रकार से जो हमने अलग अलग वर्गों के अंदर जो लेखांकन को बांट दिया था, अलग अलग पुस्तकों के अंदर हमने उनका लेखा किया, लेखा करने के पश्चात क्या करना, उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करना, पेश किया जाता है कि जिससे प्रबंधकों और अन्य व्यक्तियों की क्या आ जाए, वो समझ में आ जाए। उसके मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, उनकी क्या आ जाए, उनकी समझ में आ जाए। तो और वो उनसे क्या क्या कर सके, उनसे उपयोग, उनके लिए उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सके और उनके लिए क्या हो बेटा, उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो सारांश तैयार करने के लिए क्या करते हैं, हमने इनको अलग अलग परचेज बुक, सेल्स बुक इनके अंदर बांट लिया था। फिर उनके क्या क्या जाते हैं, अलग अलग खाते, हमारा जिस व्यक्ति से लेन देन होता है उन व्यक्तियों के अलग अलग क्या कर लेते हैं, हम अकाउंट्स खोल लेते हैं। अकाउंट्स खोलने के पश्चात उन सभी खातों के क्या करना बेटा, सेल्स निकालना, बैलेंस, बैलेंस निकाले जाते हैं। बैलेंस निकाल के उनको एक जगह एक स्थान पर लिखना, जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर लिखना। उनके द्वारा हम क्या बनाते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये सारी चीजें हम उसके द्वारा सारांश में क्या करते हैं कि हमने जो उनको अलग अलग वर्गों में बांटा था, वर्गों में बांटने के पश्चात उनके अलग अलग हमने क्या कर लिए,
पुस्तकों के अंदर खाते खोल लिए। खाते खोलने के पश्चात हमने क्या करना है, उनके सभी के बैलेंस निकालना। जैसे सारी परचेज है, परचेज हमने टोटल कितनी परचेज की उसका बैलेंस निकाल लेते हैं। सेल्स कितनी की है उसका सेल्स कितना किया उसका भी हम क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। उसके पश्चात हमने हमारे जो जितने भी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके भी अकाउंट्स के क्या कर लेते हैं, अलग अलग हम बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालने के पश्चात हम क्या करते हैं, उनके द्वारा अकाउंट बनाते हैं, जो आप आगे इसी पुस्तक के अंदर आप बनाना सीखोगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, तो ये सब चीजें हम उसके अंदर बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल इसी का सारांश ही क्या है कि पार्ट है। एक बार हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल जो लेखांकन जो चक्कर होता है, लेखांकन चक्कर क्या होता है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो लेखांकन चक्कर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग जो लेखा जोखा हम पुस्तकों के अंदर करते हैं वो किस प्रकार से चलता है। ये जो लेखांकन चक्कर है किस प्रकार से चलता है देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है, ट्रांजैक्शन, लेन देन। सबसे पहले बिजनेस के अंदर क्या होता है, लेन देन होता है कि हमने किसी को माल बेचा, खरीदा, जो कुछ भी किया, हमने किसी से पैसे लिए, उधार लिए, या हमने उसको माल बेचकर उससे हमने पैसे प्राप्त किया, तो बिजनेस के अंदर क्या हुआ, कोई ना कोई सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होता है। लेन देन होने के पश्चात क्या करते हैं, हम उसका पुस्तकों में क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, जर्नल करते हैं। जर्नल मतलब कि रोजनामचा, रोजनामचा जर्नल क्या बोलते हैं, रोजनामचा। जर्नल के अंदर हम उसका क्या करते हैं बेटा, लेखा जोखा करते हैं। जर्नल के अंदर लेखा जोखा करने के पश्चात क्या करते हैं, हम उनके लेजर बनाते हैं, खाता बही, कि उस लेन देन को, उस लेन देन की घटित होने से हमारे कौन कौन से अकाउंट उसके द्वारा क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। जोन जोन से अकाउंट हमारे उस लेन देन के द्वारा प्रभावित हुए हैं, उन लेन देनों को क्या करना, अलग अलग खाता, उनका क्या करना, अलग से खाता बनाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, लेजर कहा जाता है। अब हमने ये खाता बनाया, खाता बनाने के पश्चात क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अलग अलग खाते बनाए, इन खातों, अलग अलग खातों के क्या किए, शेष सभी के हमने क्या कर लिए, बैलेंस निकाल। बैलेंस निकालने के पश्चात उन जितने भी हमने अकाउंट बनाए हैं, उन सारे के सारे अकाउंट में एक स्टेटमेंट बना देते हैं। भाई हमने तो इतने पैसे लेने हैं, सो इतने देने हैं, हमने इतने का माल परचेज किया है, इतने का माल हमने क्या किया है, सेल्स किया है। तो हमने ये अलग अलग खाते बनाए थे। इन सभी खातों, जब इनके अलग अलग खाते बनाए, उसे क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। जमीन के शेष को एक जगह इकट्ठा एक स्टेटमेंट के अंदर लिख लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाने के पश्चात हम क्या करते हैं, उन सारे शेषों के जगह पर लिख लिया, फिर हम निकालते हैं कि उन सारे शेषों के द्वारा हम अलग से अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हम अलग अलग क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाने ये करने के पश्चात फिर हमारा फिर दोबारा से इस पे पढ़ा जाते हैं, ट्रांजैक्शन, फिर लेन देन होगा, फिर उसकी जर्नल के अंदर एंट्री करेंगे, फिर उससे लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह हम इसके अंदर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारा इसी प्रकार बिजनेस का ये चक्कर है, चलता रहता है। लेन देन होगा, उसको रोजनामचा लिखेंगे, रोजनामचे से उसके लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और फिर ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगी, फिर जर्नल बनाएंगे, फिर इसी प्रकार ये चक्कर चलता रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। उसके बाद हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हो चुकी हैं। 6th हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परिणामों की व्याख्या करें। जो हमारा 5वां पॉइंट था, सारांश तैयार करना।
सारांश के अंदर हम कहाँ तक की कार्रवाई करते हैं? सारांश के अंदर हम कार्रवाई करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की और बैलेंस शीट बनाने की। उसके पश्चात हमारा था परिणामों की व्याख्या करना। परिणामों की व्याख्या करना। लेखांकन व्यवसाय के जो परिणाम होते हैं जी, क्या हमने जो अब अभी तक हमने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और जो बैलेंस शीट बनाई है उनको इस प्रकार से प्रस्तुत करना। क्या करना? उनको इस तरीके से बनाना कि उसके अंदर व्यवसाय के अंदर हित रखने वाले जो पक्षकार हैं, जो हित रखने वाले पक्षकार हैं, उनको उनसे जो पक्षकार हैं वो क्या कर सके, महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सके। जैसे कि इस प्रकार से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है कि फर्म को शुद्ध लाभ शुद्ध हानि कितनी हुई है, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि कितनी हुई है। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से ये पता चलता है। जो हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि फर्म की वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज, उसकी कितनी संपत्तियां हैं और उसकी कितनी लायबिलिटीज हैं, देनदारियां उसकी कितनी, इन चीजों के बारे में पता चलता है। फिर हम उससे निष्कर्ष किस प्रकार निकालते हैं कि हमें मान लीजिए 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, शुद्ध लाभ हमें कितने का हुआ है, 1 लाख रुपए का हुआ है। तो हम उससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई हमने इतनी संपत्ति, हमने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए, 15 लाख रुपए लगाए और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, इतने का हुआ। क्या हमारा प्रॉफिट जायज है? क्या हम इतना पैसा यदि इस बिजनेस में ना लगा किसी दूसरी जगह लगाते तो भी क्या हमें इतना ही लाभ होता? तो हम वहां पर उसका क्या करते हैं बेटा, निष्कर्ष निकालते हैं। इसी प्रकार हानि हुई है तो हानि क्यों हुई है, किस कारण से हमें हानि हुई है, उन कारणों का क्या किया जाता है बेटा, पता लगाया जाता है। इसे ही कहा जाता है परिणामों की व्याख्या करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बेटा संवहन, कम्युनिकेशन होता है, बोला जाता है कम्युनिकेशन। संवहन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि इस सारी इंफॉर्मेशन की हमने जितना भी डाटा तैयार किया, जितना भी लेन देन लेखांकन किया है, उस सबको उसके जो हित रखने वाले पक्षकार हैं, जैसे भाई जो हमें पैसा देंगे वो भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जिसको हमने पैसा देना हम भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो उस बिजनेस के अंदर जितने भी वर्कर लगे हुए हैं वो भी उसके बारे में क्या करना चाहेंगे, जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। अब उनको जानकारी की क्यों आवश्यकता होती है भाई, कर्मचारी तो क्यों चाहेंगे जानकारी प्राप्त करना कि यदि हमारा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग रहा है तो वो मैनेजमेंट के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं कि हम इतना ज़्यादा काम करते हैं, हम इतना अच्छा कार्य करते हैं कि हमारा बिजनेस लगातार प्रॉफिट कमाने लग रहा है, तो आप हमारी क्या कीजिए, सैलरी को थोड़ा बहुत इंक्रीज कीजिए। और इसके अलावा भाई जैसे इसके अंदर पक्ष हित रखने वाले पक्ष का लेनदार हैं, वो क्या चाहेंगे, बिजनेस के क्या है जो क्रेडिटर लेनदार है वो, कि यदि बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाने लग रहा है तो लेनदारों को भी ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ आप उनको उधार पैसा दोगे तो आपका पैसा समय पर आपको मिल जाएगा। और जो मैनेजमेंट है वो भी उनसे कि बिजनेस के अंदर किस डिपार्टमेंट के अंदर किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को कमी को पूरा करने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो इसलिए क्या करना, सूचनाओं को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना ही क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग कहलाती है। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होते
क्या है कि हम बेटा जो लेन देन करने लग रहे हैं, हमने इतने सारे अकाउंट बनाए, हमारा इन अकाउंट का बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या, हम क्यों बनाने लग रहे हैं ये अकाउंट, तो ये नहीं बोला जाता है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। तो व्यवसाय के तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्यवसायिक लेन देनों के नियमित लेखे करना। व्यवसायिक लेन देनों का नियमित लेखा करना। व्यवसायिक लेन देनों का नियमित लेखा करना। बेटा कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर एक ही दिन के अंदर इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं कि सुबह का हुआ ट्रांजैक्शन हो सकता है शाम तक भी हमको सारे के सारे ट्रांजैक्शन याद नहीं रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी व्यवसायिक लेन देन हो उनका क्या करते हैं, नियमित लेखा जोखा करते हैं, पूर्ण लेखा करना चाहिए। नियमित एवं पूर्ण लेखा करना, नियमित एवं पूर्ण लेखा करना। पूर्ण मतलब उसके बारे में पूर्ण इन शॉर्ट्स सारी चीजें उसके अंदर हम समझा देते हैं कि बिजनेस के अंदर ये हमने लेन देन किए, इसके द्वारा हमारे बिजनेस के ऊपर ये इफेक्ट पड़ा है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इनका नियमों के अनुसार जब हम लेखा जोखा करते हैं तो इससे क्या नहीं रहता, छल कपट की संभावना नहीं रहती है। और हमें भी ये ध्यान रहता है कि हमने ये लेन देन उस व्यक्ति के साथ किया है, क्योंकि यदि हमने किसी को उधार माल बेचा, उसका 10, 15, 20 दिन के बाद उसके पैसे वापस आते हैं, तो 15 दिन बाद हमें ये ध्यान भी नहीं रहता कि हमने उसको कितने रुपए का माल दिया था। भाई हो सकता है किसी के ध्यान में रह जाए लेकिन किसी के नहीं भी रहे, क्यों, इतने सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो हम उनका क्या करते हैं, जो व्यवसायिक लेन देन होते हैं उनका नियमित करते हैं और पूर्ण लेखा जोखा करते हैं, ताकि इसके अंदर क्या नहीं रहे, छल कपट की संभावना नहीं रहती है। और इसके लिए सभी लेन देनों को हम किसके अंदर लिखते हैं, पहले यदि हमारा बिजनेस छोटा तो सीधा जर्नल के अंदर लेखा लिख देते हैं, नहीं तो इसकी सहायक पुस्तकों के अंदर हम इनका जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन होती जाती है, उस ट्रांजैक्शन जैसे हुई उसका हमने क्या करते हैं, देते हैं उसको तभी की तभी नोट, उस अपनी जो पुस्तकें हैं पुस्तक के अंदर क्या करते हैं, उसको नोट कर देते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी लेन देन हुए उनका नियमित एवं पूर्ण लेखा करना। दूसरा है हमारा लाभ और हानि की गणना करना। दूसरा क्या है हमारा, लाभ और हानि की गणना करना। भाई लाभ हानि की गणना करना। बेटा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसीलिए करता है कि जब वो बिजनेस में पैसा 10 लाख 20 50 लाख 1 करोड़ 2 जितने भी पैसा वो उसके अंदर लगाता है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो उसके अंदर से क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए। तो उस प्रॉफिट को उसे क्या पता चलेगा कि उसको उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होने लग रहा है कि लॉस होने लग रहा है। तो लाभ एवं हानि की गणना हम किसके द्वारा, जब हम लेखा जोखा कि हमने पुस्तकों के अंदर जितने भी लेन देन हुए हैं उनका नियमित हमने लगातार उनका क्या किया है, लेखा जोखा किया है और नियमों के अनुसार लेखा जोखा किया है। तो हम उससे क्या करते हैं बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं उसके अंदर, बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं उसके द्वारा हमें क्या पता चल जाता है कि हमने साल के अंदर इतने का माल क्रय किया, उसके ऊपर इतनी लागत आई और हमने उस माल को इतने के अंदर बेचा है, तो हमें कितना नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट लॉस कितना हुआ है, उसकी जानकारी हमें लेखांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। और क्या जानकारी प्राप्त होती है बेटा, हमने निश्चित अवधि में कुल कितना क्रय किया है, कुल कितना माल हमने बेचा है, हमारे पास कितना माल बचा हुआ है, जो माल बचा हुआ है उसका मूल्य कितना है, किन किन मदों पर हमने कितना कितना व्यय किया है। इन सब चीजों की जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, लेखांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही जानकारी। शुद्ध लाभ एवं शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना।
कि हमें जो नेट प्रॉफिट और जो नेट लॉस हुआ है वो किस कारण से हुआ है, उसके कारण का पता लग जाता है हमें कि हमारे पास स्टाफ अच्छा था उसके कारण अच्छा हुआ है, या हमने जो मैनेजमेंट जो की मैनेजमेंट के द्वारा इसके शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के अंदर हुई है उसके अंदर हमारा इफेक्ट पड़ा है। तो इसके सही कारण का, शुद्ध लाभ हुआ है तो क्यों हुआ है, शुद्ध हानि हुई है तो क्यों हुई है, यदि हमने नियमित लेखा जोखा कर रखा है तो उसके द्वारा हमें इसके कारण का पता लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में हमें कहां से पता चलता है बेटा, जो हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, जो बैलेंस शीट बनाते हैं उस बैलेंस शीट के द्वारा हमें व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर एक साइड हम एसेट, जितनी भी हमारी एसेट संपत्ति हमारे पास क्या क्या चीजें हैं उन एसेट्स को एक साइड लिखते हैं, हमारे पास हमारी कितनी देनदार है, हमने किसको कितना पैसा देना है, कहाँ से लोन उठाया है, लोन भी हो सकता है सारी पूंजी हमारे पास, कितनी पूंजी हमने व्यवसाय के अंदर लगाई थी कैपिटल को, और जो हमने पैसा बाहर से उठाकर बिजनेस के अंदर लगाया है उन सब चीज़ों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो वित्तीय स्थिति की आज हमारे पास संपत्तियां हैं वो लाइबिलिटीज़ के बराबर हैं कि नहीं है, इन सब चीज़ों की जानकारी में हमें किसके द्वारा पता चलती है, लेखांकन के द्वारा ही पता चलती है। इसके द्वारा हमें और क्या पता चलता है, डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में, व्यवसाय ने किस व्यक्ति से कितना कितना रुपया लेना है, किस व्यक्ति को कितना कितना रुपया देना है, इन सब चीज़ों की जानकारी भी हमें किसके द्वारा, अकाउंटिंग लेखांकन के द्वारा ही पता चलती है। व्यवसाय की प्रतिवर्ष की प्रगति, व्यवसाय की प्रत्येक वर्ष की प्रगति की जानकारी प्राप्त, प्रगति की जानकारी प्राप्त करना। भाई जो हम लेखांकन, जब हम बिजनेस है तो हर एक बिजनेस है वो अपनी क्या करता है, हर वर्ष अपने अकाउंट लेखांकन करता है, अपने खाते वगैरह बनाता है। उन खातों की तो अब जो हम खाता बनाने लग रहे हैं उसकी क्या कर सकते हैं, पिछले वर्ष की जो खाते हैं उनसे तुलना कर सकते हैं, और तुलना करके हमें पता चला कि पिछले वर्ष की तुलना में हमें इस वर्ष प्रॉफिट अधिक हुआ है कि नहीं हुआ, तो हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, व्यवसाय की प्रत्येक वर्ष की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अशुद्धियों एवं कपटों को रोकना। अशुद्धि एवं कपटों को रोकना, कि बिजनेस के अंदर कितनी जितने लेन देन हैं हमने यदि सभी लेन देनों का नियमित लेखा किया है, पूर्ण लेखा किया है, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या नहीं होगी, अशुद्धि है। और जो छल कपट, यदि कोई व्यक्ति छल कपट करता है बिजनेस के अंदर कोई कर्मचारी, तो हमें उनके छल कपटों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा जब हमने नियमित लेखा जोखा कर ही दिया है तो उसके अंदर छल कपट की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। उसके बाद आता है विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना। विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान करना को, जो विभिन्न पक्षकार मैंने बताया था कि जो इसके मैनेजमेंट के हैं वो स्वामी होता है, वो कर्मचारी होते हैं वो, और जो क्रेडिटर्स लेनदार देनदार होते हैं, सभी को व्यवसाय के बारे में कि व्यवसाय किस स्थिति के अंदर है, वो लाभ कमाने लग रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उनके मैनेजमेंट के व्यक्ति हो, चाहे जिस व्यक्ति ने उसके अंदर पैसा लगा, जिसे स्वामी बोलते हैं, वो स्वामी है, तो वो भी हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो विभिन्न पक्षकारों को सूचनाएं प्रदान हम किसके द्वारा, यदि हमने नियमित रूप से पूर्ण लेखा जोखा कर रखा है तो हम उन सब व्यक्तियों तक क्या कर सकते हैं, सूचना पहुंचा सकते हैं। तो ये थे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य है।
आज हम यहीं तक करेंगे बेटा। यदि आपको इस वीडियो में से कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप नीचे इसके अंदर कमेंट्स लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स को देखा जाएगा और उस समस्या का आपका क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन अवश्य किया जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और इसके बारे में यदि आपको कोई समस्या होती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में फिर से हम हमारे पास से क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।